हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे हम रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो वो हम किससे ऑब्जर्व करके देखेंगे? रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्व रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन of particle with respect to reference frame, with respect to reference frame। जैसे अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो हम वो किससे देखेंगे? रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो रेस्ट में क्या होता है? पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो कैसे पता चलेगा कि वो रेस्ट में है? तो अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ और रेफरेंस फ्रेम के साथ अगर चेंज नहीं होती है तो पार्टिकल किस में है? रेस्ट में। पोजीशन of particle does not change with respect to time and with respect to reference frame, with respect to reference frame। तो यह पार्टिकल किस में आ जाएगा? अपना रेस्ट में। अगर पार्टिकल मोशन में, अगर पार्टिकल मोशन में है मतलब पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ भी चेंज हो रही है और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम भी चेंज हो रही है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम को कैसे देखते हैं? एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे अगर मैं अर्थ पर खड़ा हूं, अगर मैं रेस्ट में हूं तो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? उसे अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ भी रेस्ट में है, हम भी रेस्ट में है, तो हम कैसे आ गए? रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में है तो हम भी रेस्ट में है। अगर मैं जैसे अर्थ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में जैसे दो लड़के बैठे हैं आमने सामने की सीट पर, तो अगर मैं सामने वाले लड़के को देखूंगा, मेरे सामने जो बैठा हुआ है, तो वो कैसे दिखेगा मुझे? रेस्ट में। पर अगर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कोई लड़का अगर देख रहा है, ट्रेन के अंदर जो लड़का बैठा हुआ है, तो वो कैसे दिखेगा? मोशन में। तो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसे? जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ अगर वो लड़का देख रहा है उसे, तो कैसे आ गया? मोशन में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है? तो जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ये भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। तीसरी क्वांटिटीज वेलोसिटी, ये भी डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम पर। 4 नंबर की क्वांटिटी एक्सेलरेशन, ये भी डिपेंड करती है। 5th नंबर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। और भी क्वांटिटीज है जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है वो हम देखते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, डज नॉट डिपेंड, ये क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है? तो उसमें पहला हो गया इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अगर कोई इंडिविजुअल फोर्स है तो वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। एक्टिंग ऑन पार्टिकल,
ऐसे एक और है टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट, ये भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा हूं। अब मेरे पास दो रास्ते हैं इसे, एक तो ये वाला रास्ता हो गया और एक रास्ता ये है। और अगर एक्चुअल में मैं ऐसे जा रहा हूं इस वाले रास्ते से, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। अगर मैं एक्चुअल पाथ से अगर ऐसे ट्रेवल करके जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जैसे मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैं यहां से स्टार्ट हो रहा था तो ये हो गया अपना इनिशियल पॉइंट और ये हो गया अपना फाइनल पॉइंट। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको वेक्टर से ज्वाइन करेंगे और ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल में जिस रास्ते से मैं चल के जा रहा हूं उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है कि वो कैसे होगी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस, इज नोन एज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपना, ज्वाइन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, ज्वाइन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ज्वाइन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा वो क्या होगा अपना, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट में देखो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से एक वेक्टर से ज्वाइन किया है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। और दोनों की यूनिट डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो दोनों की एसआई यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। किस में मेजर करेंगे हम इसे, मीटर में। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, दोनों की सीजीएस यूनिट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट हो जाएगी अपनी सेंटीमीटर। दोनों को है ना सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो ये हो गए अपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात। अब इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस ले लो r। मैं ये वाले पॉइंट को बोल रहा हूं a, और ये वाले पॉइंट को बोल रहा हूं b, और इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूं c, और इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूं d। अगर मैं ऐसे चल के जा रहा हूं एक्चुअल में,
तो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, पार्टिकल जा रहा है ए से, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, पार्टिकल जिसमें जा रहा है ए टू सी, पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू सी और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कितने ट्रेवल करिए, डिस्टेंस ट्रेवल, और सेकंड क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों कहां पर बताना है, जब ए से सी पर जा रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये ए से सी पर अगर जा रहा है, ए से यहां पर सी पर पहुंच रहा है, तो ये सरकमफेरेंस का आधा पोर्शन ट्रेवल कर रहा है। अगर ये पूरा सरकमफेरेंस अगर चलता तो ये 2πr चलता, अभी ये कितना चल रहा है, आधा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्चुअल में कैसे चल के जा रहा है, ऐसे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, πr। अगर ये पूरा चल के आता, अगर ए से फिर ए पर पहुंच जाता तो 2πr चलता, अभी ये कितना चल रहा है, πr। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर ये ए से सी पर जा रहा है तो इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया, ये हो गया अपना फाइनल पॉइंट, तो इसे एक वेक्टर से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस है कितनी, ये डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल है क्या है, ये जो ये यहां से ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है डायमीटर ऑफ सर्कल है, और ये कितनी हो गई टोटल, ये आर, और ये भी रेडियस है आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपना 2r। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर की डिस्टेंस कितनी हो गई अपनी 2r, और ये शॉर्टेस्ट रास्ता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन ये है कि फिर वही क्वेश्चन है अपने पास कि एक पार्टिकल सर्कल में जा रहा है जिसकी रेडियस है r, फिर मैं इसको a पॉइंट बोल रहा हूं, ये वाला अपना b पॉइंट है, और ये वाला अपना c पॉइंट है, और ये वाला अपना पॉइंट है d। फिर पार्टिकल अब इस बार a से b पर जा रहा है, पार्टिकल गोज फ्रॉम a टू b, पार्टिकल गोज फ्रॉम a टू b, इस बार यहां जा रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में a से c पर जा रहा था, इस बार a से b जा रहा है। फिर वही अपने दो क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट, और ये कहां से कहां तक बताना है, फिर ए से बी तक। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होगा, अब ये देखो सरकमफेरेंस का 1/4 पोर्शन ट्रेवल कर रहा है, ये पूरा सरकमफेरेंस कितना चलता है 2πr, अब इसका ये 1/4 ट्रेवल करके जा रहा है ए से बी, ए से सी हाफ पोर्शन हो गया, ए से डी 3/4, और ए से फिर अगर ए आ गया तो पूरा सरकमफेरेंस चल जाएगा। अब ये 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो अपना सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr का 1/4, तो 2πr डिवाइड बाय 1/4, 1/4 चल रहा है मतलब फोर्थ पोर्शन चल रहा है, तो 2πr को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 से ये 4 दो बार में कैंसिल, तो अपना आंसर आ गया πr/2। ये तो हो गया अपना डिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इसको एक वेक्टर से ज्वाइन कर दो, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक चीज बता दो, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस हो गई सर्कल की। अब डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल कर रहा है उसको अपन एक्स मान लेंगे, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अपना जो एक्स की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट कर लेते तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा मैं। पाइथागोरस क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी अपनी एक्स, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया अपना आर, और बेस भी कितना है आर, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2r², यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2r, तो यह हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं पर, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार फिर मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन अब मैं ए से डी जाऊंगा, वही सर्कल है,
पर इस वाले केस में मैं ए से डी जाऊंगा। ये वाला अपना ए पॉइंट था, ये वाला अपना बी पॉइंट है, ये वाला अपना सी पॉइंट है और ये वाला डी। फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, पर अब इस बार मैं ए से डी जा रहा हूं। पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ए से सी आ रहा था, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में ए से बी, इस वाले क्वेश्चन में ए से डी। तो फिर वही दोनों चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल और दूसरा हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। इस बार देखो 3/4 सर्कल ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3/4 अगर सर्कल ट्रेवल कर रहा है तो टोटल सरकमफेरेंस कितनी है? 2 पाई आर। उसका 3/4 पोर्शन अगर ट्रेवल कर रहा है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 4 दो बार में कैंसिल, तो अपना आंसर आ गया यहां से 3 पाई आर बाई 2। अब इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, ए पॉइंट से डी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से। तो इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट हो गया, इसको मैं फिर एक वेक्टर से ज्वाइन कर दिया मैंने और इसको बोल दिया मैंने एक्स। अब ये भी तो इसकी रेडियस ही है यार, फिर ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनस बन गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस बन गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी √2r। यहाँ आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक क्यूब है, ये क्यूब, ये ए बी, ये सी और ये डी, 3 पॉइंट हो गए इस क्यूब के। अच्छा, क्यूब की जो साइड लेंथ है वो एल है। साइड लेंथ कितनी है क्यूब की? एल। क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर ए पॉइंट पर एक चीटी है, क्या है? चीटी। वो चीटी अपोजिट बॉडी डायगोनल पर पहुंचना चाह रही है। अपोजिट बॉडी डायगोनल मतलब ए से डी पॉइंट पर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ए टू डी पर जब ये पहुंचेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। चीटी गोज फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी, ए टू डी मतलब अपोजिट डायगोनल पर ये पहुंचना चाह रही है क्यूब के। इस पॉइंट से, ए वाले पॉइंट से डी वाले पॉइंट पर, ये अपोजिट बॉडी डायगोनल हो गया। तो ए से डी पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चीटी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा अगर ये चीटी अपोजिट बॉडी डायगोनल पर जा रही है? देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये क्यूब है, क्यूब की साइड लेंथ कितनी होगी? एल। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले चीटी को ऐसा मान रहा हूं, ये चारों पॉइंट ले लिए मैंने, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो पहले मैं चीटी को ऐसे ले जा रहा हूं, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी। अच्छा, चीटी कैसे ही जाएगी? ए से इधर जाएगी या फिर इधर जाके इधर जाएगी? सारे पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे 3-4 पॉइंट बना लिए। ए से बी जा रही है पहले, फिर बी से सी जा रही है और फिर सी से डी जा रही है। तो अगर ये ए से बी, बी से सी जा रही है पहले, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये, इसको क्या बोलते हैं? फेज डायगोनल। तो पहले अगर ए टू सी गई है, ए टू सी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हो गया अपना ए वाला पॉइंट, ये वाला हो गया बी पॉइंट और ये वाला हो गया अपना सी पॉइंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। अच्छा, ये भी साइड लेंथ एल है, ये भी साइड लेंथ एल है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। पहले मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, फिर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं इस चीटी को सी से डी पहुंचाऊंगा। तो अपनी जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ए से डी। तो पहले मैं ए से सी पहुंचा दूं उसको, तो अपने एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर, या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया मैंने, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपनी फिर √2l। अब देखो सी से डी अब पहुंचाओ चीटी को, तो सी से डी कैसे जाएगी? ये ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, √2l। अब सी से डी जा रही है ऐसे, तो अपना जो ए से डी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और ये भी साइड लेंथ है एल।
इसको मान लो y, जो चीटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है y, तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर ये पाइथागोरस यूज हो जाएगी क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया अपना बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2l का स्क्वायर, ये बेस हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2l का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3l स्क्वायर, तो यहाँ से वाई की वैल्यू अपनी निकल के आएगी अंडर रूट 3l। ये हो गया टोटल चीटी का नेट डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद फिर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि जैसे एक साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया रोटेट कर रहा है। अच्छा, साइकिल के पहिया का जो मोशन होता है वो टोटल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होता है। ये घूमकर चलता है तो ट्रांसलेशनल भी होता है, इसके साथ रोटेशन भी है। घूम के चलता है ना, तो ये घूम के अगर चल रहा है तो चलना तो हो गया ट्रांसलेशनल, और अगर घूम रहा है तो रोटेशनल। तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का केस है। अब साइकिल के पहिए की है रेडियस आर, यहां पर ये जो साइकिल का पहिया जहां पर जमीन पर टच है वो पॉइंट है अपना ए। अगर ये साइकिल का पहिया हाफ रोटेट कर ले, हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन के बाद मान लो ये पहिया यहां पर आ गया, हाफ रोटेशन के बाद मुझे बता दो कि ये ए वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा क्या। तो क्वेश्चन ये है अपना कि आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताना है आधे चक्कर के बाद। हाफ रोटेशन के बाद ये फिर ऊपर पहुंच गया, अगर पूरा रोटेशन हो जाता तो ये पूरा घूमकर यहीं पहुंच जाता, नीचे जमीन से टच हो जाता फिर, पर हाफ रोटेशन के बाद ये कहां पहुंच जाएगा ए पॉइंट। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में करते क्या है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देते, तो यही तो हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को कैलकुलेट करना है बस। मुझे एक चीज बता दो, ये रेडियस है क्या, और ये भी रेडियस है, सर्कल की रेडियस, ये जो साइकिल का टायर है उसकी रेडियस अपन ने आर ली है। अब ये डिस्प्लेसमेंट, इसको मान लो एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, ये जेई मेन का पीवाई की क्वेश्चन, जेई मेन, इसको कैसे करना है कि इस पॉइंट को देखो, यहां से ये पॉइंट हाफ रोटेशन के बाद यहां पहुंच गया, तो इसको क्या करो, यहां से इसके दो टुकड़े कर लो, इस पॉइंट से ये हाफ रोटेशन के बाद यहां पहुंच गया, तो इस पॉइंट के इसके दो टुकड़े कर लो, और इस टुकड़े को ऐसे स्ट्रेच करके इसे फैला दो। तो ये जो टुकड़ा है ना, फिर इसको फैलाएंगे तो ये टुकड़ा यहां पर पहुंच जाएगा, और अगर ये यहां पर पहुंच गया तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अब ये लेंथ कितनी है पूरी पाई आर, अगर ये पूरी तो 2 पाई आर है, ये वाली कितनी है पाई आर, तो इसको हम जैसे यहां से कट करके यहां पहुंचाएंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल पाई आर। अब देखो ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अपना। हाइपोटेनस जो है वही तो डिस्प्लेसमेंट है इस क्वेश्चन का, तो यहां से हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया टोटल परपेंडिकुलर आर प्लस आर 2r, तो 2r का स्क्वायर, और बेस कितना है अपना पाई आर, तो पाई आर का स्क्वायर। यहां से देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 4r स्क्वायर, और ये हो गया अपना पाई स्क्वायर प्लस सॉरी पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से अपनी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, और ये अंदर बच जाएगा अपना पाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहां से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट, यहां से अपना कॉमन आएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो यहां से अपनी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये जेई मेंस का पीवाई क्यू है। क्वेश्चन वहां पर ऐसा था जेई मेन में कि जो सर्कल है उसकी रेडियस ली थी 1 मीटर, सर्कल की जो रेडियस थी वो थी 1 मीटर, और पूछा था डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रोटेशन। तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, अपना जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट ही तो रेडियस को कितना रख दो 1 मीटर, तो यहाँ पे बचेगा क्या पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये जे मेन का पीवाई क्यू है। अपना जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ऐसा ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि मान लो पूरे रोटेशन के बाद ए वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, आफ्टर फुल रोटेशन,
जो ए वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो पूरे रोटेशन के बाद इस ए वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। पूरे रोटेशन के बाद क्या होगा, ये ए वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, फिर अर्थ पर, यहां पर जमीन पर फिर टच हो जाएगा पूरे रोटेशन के बाद। इसकी रेडियस कितनी थी, आर। अब ये जमीन से अगर टच हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही तो है। अब इसको कैसे कैलकुलेट, तो इस पॉइंट को यहीं से कट कर दो, इस पॉइंट से, और इसको क्या करो ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे फैला दो। तो ये पूरी सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। यहां पर एक ड्रंकन मैन है, इसने दारू पी रखा है, एक ड्रंक मैन है, दारू पी रखा है इसने। ये क्या करता है, ड्रंक मैन से ये यहां पर खड़ा हुआ है, यहां से 13 फीट दूरी पर एक नाली है। कितने फीट पर है, 13 फीट। अब ये करता क्या है, इसने अगर दारू पी रखा है, ड्रंक मैन, ड्रंक मैन इसने दारू पी रखा है, तो ये क्या करता है, 5 स्टेप तो आगे चलता है और 3 स्टेप पीछे हटता है। 5 स्टेप आगे चलने के बाद 3 स्टेप पीछे चलता है। तो क्वेश्चन ये है कि टाइम टेकन टू ड्रॉप इन, ये इस नाली में गिरने पर कितना टाइम लगेगा इसे। टाइम टेकन टू ड्रॉप इन, टाइम टेकन टू ड्रॉप इन नाली, ये नाली में गिरने में कितना टाइम लगाएगा। अब ये करता क्या है, क्वेश्चन ऐसा है अपना कि ये 5 स्टेप तो फॉरवर्ड चलता है, 5 स्टेप गोज, ये कैसे कैसे चल रहा है, 5 स्टेप इन गोज, 5 स्टेप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और 3 स्टेप पीछे हटता है, एंड 3 स्टेप इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। 3 स्टेप पीछे हटता है और 5 स्टेप आगे चलता है। और जो एक स्टेप है वो 1 फीट के इक्वल है, एक स्टेप 1 फीट के इक्वल है। और जो ये 1 फीट में टाइम लगाता है चलने में, एक स्टेप जो चल रहा है ये 1 फीट के बराबर, उसमें जो टाइम लगा रहा है ये 1 सेकंड का। 1 सेकंड में ये एक स्टेप आगे चल जाता है, मतलब 1 फीट आगे चल जाता है 1 सेकंड में। तो ये कितना टाइम लगाएगा यार नाली में गिरने में, क्वेश्चन ये है। और कितनी दूर है नाली यहां से, ये जहां पर खड़ा है वहां से 13 फीट। कैसे करें इस क्वेश्चन को, जैसे मान लो कि ये यहां से स्टार्ट हुआ, इस वाले पॉइंट से, यहां से, ये वाले पॉइंट को मैं ऐसे देख रहा हूं, यहां पर ये क्या कर रहा है, 5 स्टेप आगे चल रहा है, मतलब 5 फीट आगे चल रहा है, क्योंकि एक स्टेप किसके कितने के बराबर है, 1 फीट के बराबर। तो 5 फीट अगर ये आगे चलेगा मतलब 5 फीट चल जाएगा, और फिर 3 फीट पीछे हट रहा है यहां से, तो 5 फीट तो ऐसे चल रहा है, 5 फीट, और यहां से फिर 3 फीट किधर जा रहा है, पीछे। तो ये यहां से कितना चला, स्टार्टिंग पॉइंट से 2 फीट, 5 - 3, ये 2 फीट आगे चला है बस। पर टाइम तो अपना 8 सेकंड हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली इसने, 5 + 3 ये, क्योंकि 1 फीट में अगर ये 1 सेकंड का टाइम ले रखा है, तो टाइम कितना हो गया अपना यहां से यहां तक, 8 सेकंड। तो टाइम को एक तरफ लिख लो, 8 सेकंड। अब देखो, अब ये जब ये यहां से चलेगा 2 फीट के आने के बाद, तो फिर यहां से आगे चलेगा ये 5 फीट, और 5 फीट फिर आगे चलेगा, और फिर 3 फीट पीछे आएगा। अब ये इनिशियल पॉइंट से कितना चल गया, तो पहले से 2 तो ऑलरेडी था, 5 ये, तो 5 + 2 7, 7 में से फिर 3 फीट पीछे आ गया, तो इनिशियल कितना चल गया, तो 7 - 3 4 फीट, 4 फीट पीछे आ गया, फिर इनिशियल पॉइंट से 4 फीट आगे निकल गया। अब फिर यहां से 5 फीट फिर आगे जाएगा। अच्छा, टाइम अपना यहां से ये कितना हो गया, ये 8 सेकंड, फिर ये 8 सेकंड, और फिर यहां से 5 फीट आगे जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर गया, 4 + 5 9, और फिर 3 पीछे आ गया, 3 फीट। तो इनिशियल पॉइंट से कितना चल गया, इनिशियल पॉइंट से कितना चल गया, 5 + 4, तो ये 9 चल गया था आगे, यहां से 9 में से फिर 3 गए, तो ये चल जाएगा अपना 6 फीट आगे। अब टाइम फिर 8 सेकंड फिर हो गया, यहां से यहां तक 8 सेकंड, ये 8 ये,
फिर RTA, टोटल टाइम इधर लिखते चल रहे हैं अपन, और डिस्टेंस ऐसे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से इधर लिखते चल रहे हैं अपन। इसके बाद देखो 6 फीट के आगे से फिर 5 फीट आगे चलेगा, तो अब कितना चल गया टोटल, 6 + 5 11, तो ये 11 फीट आगे चल गया, और फिर 3 फीट पीछे भी तो आ रहा है, 3 फीट पीछे भी आ रहा है, तो अभी इनिशियल पॉइंट से कितना चल गया, तो 11 - 3, मतलब ये 8 फीट आगे चल गया अब इनिशियल से 8 फीट आगे चल गया, और टाइम फिर कितना हो गया अपना 8 सेकेंड। अब फिर देखो 13 फीट दूरी पर नाली है, 8 से फिर 5 इधर चलेगा यहां से, तो ये जाते टाइम ही नाली में गिर जाएगा, ये जाते टाइम ही इधर नाली पर गिर जाएगा, क्योंकि 8 और 5 कितना हो गया, 8 और ये 5 13, तो 13 फीट पर तो नाली थी, तो जाते टाइम ही इधर गिर चुका है अभी नाली में। तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 8 8 8, और इधर से सिर्फ अब देखो 5 फीट आगे चला है, पीछे नहीं हट पाया, तो अपन 5 सेकंड ही काउंट करेंगे, तो नाली में गिरने का जो टोटल टाइम हुआ वो कितना हो गया 8 16 24 32 और 5 37, तो जो अपना टोटल टाइम आया वो आया 37 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इसको नाली में गिरने में। फिर इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ये डायरेक्शन तो होगी अपनी ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, और ये वाली हो गई अपनी नॉर्थ, और ये वाली डायरेक्शन हो गई, ये हो जाएगी अपनी साउथ। अब हुआ क्या कि एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है यहां से, वो क्या करता है, गोज 100 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। पहले क्या कर रहा है वो 100 मीटर तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, फिर उसके बाद ये 100 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। 100 मीटर पहले तो ईस्ट डायरेक्शन में चला, फिर उसने टर्न ले लिया किधर, नॉर्थ डायरेक्शन, और 100 मीटर फिर चल रहा है। इसके बाद ये फाइनली गोज 100 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में। तो पहले क्या करा इसने, ये ओरिजिन से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 100 मीटर, और फिर किधर गया 100 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर किधर गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कितना 100 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, 100 मीटर ईस्ट में गया, फिर 100 मीटर किधर गया नॉर्थ में, और फिर फाइनली 100 मीटर किधर गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो कैसे करें इसको, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनको शिफ्ट करके इस ये जो वाला वेक्टर है इसको शिफ्ट करके इधर लेके आ जाओ, ऐसे इधर वाला जो चला है नॉर्थ में, इसको ऐसे लिख दिया मैंने 100 मीटर, और ईस्ट में चल रहा है उसको ऐसे लिख दो 100 मीटर, और साउथ वेस्ट वाले को अभी के लिए ऐसा लिखो, और ये एंगल है अपना 45 डिग्री। साउथ वेस्ट जब भी बोल दे या फिर नॉर्थ वेस्ट जो भी बोले, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें ओरिजिन से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो क्या करो, इस 100 मीटर के दो कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो 100 का जो एक इधर वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 100 कोस 45 डिग्री। कैसे लिया कंपोनेंट मैंने, वेक्टर रिजोल्यूशन से, 100 कोस 45 डिग्री, इसको मान लो x की वैल्यू, इसको x मान लो, तो यहाँ पर ये एंगल यूज करो कोस थीटा, कोस 45 डिग्री। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो हो गया अपना x, और हाइपोटेनस कितना है अपना 100, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 कोस 45। ऐसे ही इसको बोल दो y, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल तो आ गया अपना 100 कोस 45,
उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो ये इसको मैं 50 × 2 लिखूंगा, तो √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50√2 मीटर, 50√2 मीटर एक्स की वैल्यू। ऐसे वाई की वैल्यू भी 50 आएगी, क्योंकि हम साइन 45 डिग्री यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा का परपेंडिकुलर तो बन गया ये, जो कि y है, और हाइपोटेनस कितना है 100, तो y/100। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 100 साइन 45 डिग्री। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 100 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये भी आएगा कितना अपना 50√2 मीटर, 50√2 मीटर, 50√2 मीटर। ये y की वैल्यू आ गई 50√2 मीटर। अब इसके बाद देखो अपना जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा। तो अपना जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 100 मीटर तो ईस्ट में है और 50√2 वेस्ट में है। तो अपना जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इस लाइन में वो कितना हो गया, 100 माइनस 50√2, 100 माइनस 50√2। तो हम इसको इधर बनाते हैं, इधर जो अपना नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50√2 मीटर। और इस डायरेक्शन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 100 तो इधर है और अपना 50√2 इधर है, तो इधर हो जाएगा 100 माइनस 50√2। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कम है इससे 100 से, तो जो अपना नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 50√2। ये किधर था अपना नॉर्थ और ये किधर था ईस्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इन दोनों का मैग्नीट्यूड किधर आएगा, इधर। तो इसको मैं अगर x से बोल दूं तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी। तो ये दो वेक्टर बन गए, एक वेक्टर तो ये बन गया और एक वेक्टर ये बन गया डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हो जाएगा अपना √100 माइनस 50√2 स्क्वायर प्लस का 100 माइनस 50√2 मीटर स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करें, अच्छा ये 100 माइनस 50√2 स्क्वायर 100, तो ये कितना हो गया अपना टोटल 2 इंटू 100 माइनस 50√2 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 50 माइनस, इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 50√2 स्क्वायर। ये इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपनी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगा, ये √2 तो इसमें रहेगा, 100 माइनस 50√2 इंटू √2। ये अपना नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा ऐसे। तो ये आज हमने इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू।